सर बिल सर आपने बोला राहुल जी बिल के बारे में आप क्या कहेंगे राहुल? मेरा एजेंडा है विकास, मेरा एजेंडा रहेगा विकास। सबका साथ सबका विकास, इस मॉडल को सफलता से हम कर चुके हैं, हमें उसमें यश मिला है और इसलिए मैं दुनिया को कहता हूँ भाई एक मॉडल है उसकी ओर देखो। गुजरात अकेला राज्य है जिसने 20 नदियों को जोड़ने का काम किया और उसका नतीजा ये है कि आज मेरी साबरमती नदी जो 10 साल से सूखी पड़ी थी वहाँ नर्मदा का पानी बह रहा है। एक आपकी छवि है बहुत ही कर्मठ नेता, विकास पर ध्यान देते हैं, गुजरात की प्रगति पर ध्यान देते हैं, और दूसरी छवि जो आपके विरोधियों ने की है कि कट्टरवादी नेता, वन मैन शो, दूसरों को साथ नहीं ले जाते। असली नरेंद्र मोदी कौन है? देखिए, गुजरात की सफलता का कारण ही टीम गुजरात है। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सफलता भी टीम बीजेपी के कारण है और सरकार की सफलता का कारण भी टीम सरकार के कारण है। थैंक यू। मित्रों, कल श्री पी चिदम्बरम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की ये बताने की कि यशवंत सिन्हा जी ने जो 18 सवाल पूछे थे उनको उन्होंने प्यूराइल शब्द का उपयोग करते हुए एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। अब मैं देख रहा था प्यूराइल क्या होता है। प्यूराइल इज अ चाइल्डिशली सिली एंड इमेच्योर आर्ग्यूमेंट, a puerile argument, a puerile question, a childishly silly and immature question. अब हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं चिदम्बरम साहब से कि क्या महंगाई की बात करना चाइल्डिश और इमेच्योर है? क्या इस देश की जनता अगर उनको पूछती है कि महंगाई गत 6 वर्षों से आसमान पे छू रही है, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन हो, हर प्रकार के कीमतों के दाम इनके काबू के बाहर हैं। अब जनता, मुझे नहीं लगता कि अपनी महंगाई, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों का जब खरीदने जाते हैं और इतने दाम देते हैं तो उनको वो विषय चाइल्डिश या इमेच्योर लगता है। सामान्य जनता को महंगाई बहुत त्रस्त कर रही है। जब अब उनको पूछते हैं कि आपके शासन में नौकरियों का उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती हैं, तो मुझे लगता है एक सामान्य युवा युवती, एक नौजवान युवा युवती को आज सवाल है कि मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा, क्या मेरे पढ़ लिखने का लोन भी मैं वापस कर पाऊँगा। लोगों के सवाल प्यूराइल नहीं है, जनता के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जनता इन सब विषयों के जवाब मांग रही है और मुझे लगता है जिस सरकार के पास और जिस वित्त मंत्री के पास कोई जवाब ना हो वो इसको प्यूराइल करार कर सकता है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता इसको प्यूराइल नहीं मानते हैं। और जो 18 प्रश्न यशवंत जी ने पूछे थे उन सब के जवाब सरकार आज नहीं दे तो जनता 7 अप्रैल से 12 मई के बीच जनता कमल पर बटन दबा के इन सब सवालों का जवाब तो दे देगी, क्योंकि जैसा आपने देखा जनता माफ़ नहीं करती किसको। जब कोई व्यक्ति परफॉर्म नहीं करता तो जनता माफ़ नहीं करती, ये हमने पहले भी देखा है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी जनता इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी। इन सभी सवालों का जवाब देना आवश्यक है। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये सरकार इस पे जवाब देगी। एक दूसरा विषय उन्होंने कोशिश की कहने की कि ये श्री नरेंद्र मोदी क्रोनी कैपिटलिज्म में विश्वास करते हैं। अब क्रोनी कैपिटलिज्म भी मुझे लगता है, चिदम्बरम साहब वैसे बड़े विद्वान हैं, बड़ा हार्वर्ड वगैरह से पढ़ के आए हैं, पर क्रोनी कैपिटलिज्म वो होती है जब कोई सिस्टम में फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बिजनेस लीडर्स आर गिवन अनफेयर एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स, लोन्स एटसेट्रा। अब सवाल ये है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का प्रतीक अगर यूपीए, कांग्रेस
और स्वयं चिदम्बरम जी नहीं है तो और कौन है? चाहे आप कोलगेट देख लीजिए, भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्कैम, बड़ा स्कैम, कांग्रेस के मंत्री उसमें खड़े हैं आरोपी के रूप में, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हैं आरोपी के रूप में, स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय कोलगेट में कटघरे में है। अब यहाँ तो फ्रेंड्स एंड फैमिली तो बाद में रही, स्वयं इस सरकार का मुखिया कटघरे में है। और आप जितने स्कैम देख लीजिए, चाहे वो CWG हो, चाहे वो महाराष्ट्र के बड़े आदर्श स्कैम, आदर्श वाली पार्टी का आदर्श स्कैम हो, चाहे वो उनका इरिगेशन 70,000 करोड़ का घोटाला हो, चाहे 2G में जिस प्रकार से उन्होंने बिजनेस लीडर्स को फायदा पहुंचाया, कानूनी व्यवस्था को चेंज करते हुए, उसके प्रोसेस को चेंज करते हुए। अगस्ता वेस्टलैंड में पूछा गया है FAM कौन है, हमें आज तक नहीं बताया गया FAM कौन है। सिमिलरली सोलर स्कैम में परिवार के कुछ सदस्यों का नाम आया, टेट्रा ट्रक्स में जो नाम आए उसमें भी सरकारी अफसर, सरकार के लोगों के सरकार के मित्रों के स्कैम आए। तो मुझे लगता है क्रोनी कैपिटलिज्म का अगर कोई उदाहरण है तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री, उनके मंत्री और कांग्रेस की मुखिया और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो इस सरकार को चलाते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री के साथ क्या व्यवहार किया, आपने देखा कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने किस प्रकार से सरकार और कैबिनेट का पारित ऑर्डिनेंस को फाड़ के आपके सामने सरकार की निंदा की। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी व्यवस्था में मुझे लगता है अगर क्रोनी कैपिटलिस्ट कोई है तो ये सरकार है। आज हमने 2 प्रश्न पूछे, मुझे लगता है और मंत्री तो वैसे ही भाग गए हैं, मंत्री तो आज कोई चुनाव लड़ने से भी भाग रहे हैं, स्वयं वित्त मंत्री भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से। तो ऐसे में अब जो सवाल है वो सवाल तो अब मुखिया, कांग्रेस मुखिया या कांग्रेस के जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, आखिर वो तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी अनाउंस करने से डर रहे हैं लोग। तो अगर और कोई नहीं है तो चाहे सोनिया जी, चाहे राहुल जी, कोई तो जवाब दे कि इस देश में नौकरियां कब उत्पादन होंगी, कैसे उत्पादन होगी नौकरियां, इकोनॉमिक रिवाइवल, अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी। आपके पास महंगाई रोकने का कोई ठोस प्लान, कोई योजना है, या आप सिर्फ सोचेंगे कि RBI ब्याज के दर बढ़ाए, जिसकी अपनी अलग मुसीबतें हैं। आज घर नहीं खरीद सकता आदमी, आज स्कॉलरशिप लोन नहीं ले सकता अपनी पढ़ाई के लिए पैसा देने के लिए। आज उद्योग ठप हैं, छोटे उद्योग ठप हैं, छोटे उद्योग 17-18% ब्याज पे अपना उद्योग नहीं चला सकते। नौकरी नई उत्पादन करना तो छोड़ो, पुरानी नौकरियां बंद हो जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ झूठ के भरोसे सरकार को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। सरकार सब जानती है, सरकार सवाल उठाती है, और मुझे लगता है इस सरकार से अब जवाब की अपेक्षा भी जनता ने छोड़ दी है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने नेताओं का काम देखें, अपने नेताओं की छवि देखें, तो आज तक श्री नरेंद्र मोदी पे कोई लांछन नहीं उठा पाया। उनके व्यक्तिगत कार्य में, उनके व्यक्तिगत ईमानदारी में, इंटेग्रिटी में, उनके व्यक्तिगत व्यवहार में आज तक कोई एक इशू, कोई एक विषय पे वो नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार के सवाल में घेर नहीं पाए। हाँ, आप पत्थर फेंकिए, नाम ले लीजिए, कुछ भी, नाम लेने से कुछ नहीं होता। हमें ठोस सुनना है इस सरकार से कि वो किस प्रकार के आरोप लगाना चाहती है हमारे नेताओं के ऊपर। आप गुजरात की इकोनॉमी के बारे में कई सवाल कांग्रेस के नेताओं ने उठाए। मैंने हर विषय में, चाहे वो आर्थिक हो, इकोनॉमी से संबंधित हो, चाहे सोशल इंडिकेटर्स हो, हर एक के बारे में जब जानकारी निकाली तो गुजरात भारत के भी आगे है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, गुजरात उससे आगे है। स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, गुजरात सबसे आगे है। आप इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, हर सेक्टर की ग्रोथ देखो, गुजरात सब में आगे है। इनकम लेवल्स देखो तो जो गुजरात में व्यक्ति को 2002 में कमाई थी और जो 2012-13 में कमाई है, जो वृद्धि हुई है, द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द एवरेज गुजरात सिटीजन इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। जितने मापदंड लें
ये कई बार आरोप लगाते हैं कि गुजरात का डेट बढ़ गया। अब कोई भी इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री जानता है कि डेट को देखा जाता है स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संबंध में। गुजरात एकमात्र राज्य है जिसमें उसका डेट कंपेयर टू स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कम हुआ है। द रिडक्शन इज द हाईएस्ट इन गुजरात। एग्रीकल्चर, इरिगेटेड एरिया, जहां नेशनल एवरेज इज ओनली 1.5% ग्रोथ गत 10 वर्षों में, गुजरात में 5% से भी अधिक हर वर्ष में एग्रीकल्चरल एरिया में वृद्धि हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात में सबसे कम है, 1%। खुद सरकारी आंकड़े हैं, इट इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इन एनी स्टेट, द लार्ज स्टेट्स। मेल न्यूट्रिशन के बारे में गलत प्रचार किया जाता है। मेल न्यूट्रिशन सरकार के ICDS डिपार्टमेंट के CAG ऑडिट, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो डिपार्टमेंट का CAG ऑडिट रिपोर्ट है, वो स्वयं कहता है कि भारत में सबसे अच्छा कार्य गुजरात ने किया है। मेल न्यूट्रिशन जो कम हुआ है, वो सबसे अधिक मात्रा में जो कम हुआ है वो गुजरात में हुआ है। अब मुझे कोई मापदंड नहीं दिख रहे, मैंने पूरी हर स्टैटिस्टिक को देख लिया जिसमें गुजरात की परफॉर्मेंस किसी प्रकार से बाकी राज्यों से कम तो छोड़ो, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंटली हायर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं आज जनता के सामने जो एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और NDA की सरकार है। लोग बड़ी मात्रा में समझ रहे हैं कि एक देश को स्थिर सरकार चाहिए, देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, देश को एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए। और आज इन सब मापदंडों को सामने रखते हुए एकमात्र पार्टी, जो आपके सबके ओपिनियन पोल्स हों, आप सबके विजिट्स हों देश भर में, सभी में दिख रहा है कि एक पार्टी और उसकी अलायंस एकदम आगे बढ़ गई है। बाकी पार्टियां 60-70 सीटों के भी अधिक जाएंगी कि नहीं, उसका संबंध, उसके बारे में विश्वास नहीं है। तो आज देश की जनता तय कर रही है कि क्या हमें एक स्थिर सरकार 200, 250, 300 सीट पाने वाली पार्टी दे पाएगी, या कोई कोएलिशन जिसमें कोई 70 सीट है, कोई 20 सीट है, कोई 5 सीट है। ऐसी 25, 30, 40 पार्टियां मिलके केवल नरेंद्र मोदी जी को अपोज करने के नाम पे एक अनहोली नेक्सस विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स, इस प्रकार का कोएलिशन जिसका जिक्र श्री एंटनी ने 2 दिन पहले किया और अपनी एक डेस्परेशन दिखाई और अब एक स्वीकार किया कि केरल में ही नहीं पूरे देश में आज जो लहर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चल रही है, उसको कांग्रेस तो नहीं निपट सकती, उस कांग्रेस तो नहीं सामना कर सकती। तो अब वो यहाँ तक है कि केरल में जहाँ लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस लड़ते थे, उनको दोनों को अब साथ में आना पड़ रहा है, क्योंकि केरल में भी उनको दिख रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का लहर किस प्रकार से बढ़ रही है और क्या परिणाम चुनाव में आ सकता है। ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, तीनों विषयों में हमें कोई सरकार से सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। अब हम समझते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को स्वयं आके सामने देश के सवालों का, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये इलेक्शन डेवलपमेंट, ये इलेक्शन विकास, प्रगति, ये इलेक्शन नौकरी और साधन, काम करने के साधन, ये इलेक्शन युवा युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, किस प्रकार से देश में कुपोषण खत्म हो, किस प्रकार से इस देश में महंगाई कम हो, ब्याज के दर कम हो। अब लोग याद कर रहे हैं कि जो NDA का शासन था, हमें फिर से उस प्रकार के अच्छे दिन चाहिए। और अब पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव के बाद इस देश में जरूर अच्छे दिन आने वाले हैं। धन्यवाद। शायद हो सकता है वाम दलों को लग रहा हो कि कांग्रेस की जो आज जो स्थिति है, उसमें शायद वो वाम दलों से ज़्यादा भी ना सीट ले पाए। तो ऐसी कई परिस्थिति हो सकती है कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस की इतनी स्थिति खराब हो गई है देश भर में
पर किसी भी प्रकार का अलायंस वाम दलों के साथ कांग्रेस ने 4 साल सरकार चलाई, आपने देखा उसका क्या परिणाम हुआ। स्वयं राहुल गांधी जी ने उनकी आइडियोलॉजी और उस वाम दलों के बारे में क्या कहा था। अगर वो इस प्रकार के अलायंस करे तो हमें कोई चिंता नहीं है, दे आर फ्री टू डू इट। जनता स्वयं देख लेगी कि कौन इस देश की समस्याओं का वास्तव में समाधान कर सकता है। अब आज तो परिस्थिति ऐसी दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मेजॉरिटी के भी आगे दिखते हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार से देश भर में पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है, जिस प्रकार से आज तमिलनाडु तक में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के रूप में उभर रही है, और जो लड़ाई है वो आज शायद भारतीय जनता पार्टी के सामने हो रही है दूसरे दलों की। और वो उसका एक प्रमाण ये भी है कि एक दल तो ऑलरेडी जो अभी अभी यूपीए से निकला है वो बात करने लगा है कि भाई भाजपा और उसके अलायंस को रोकने के लिए शायद उसे फिर से पुनर्विचार करना पड़े। तो आज देश भर में मोदी, बीजेपी इज द सेंट्रल फोर्स, ऑल अदर्स आर वर्किंग अराउंड दैट। या अखिलेश जी, आपने ये कहा कि अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे चुनाव के मुद्दे हैं, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि गंगा जमनी जो तहजीब है उसको बचाने का ये चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। तो यानी कांग्रेस के मुद्दे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का चुनाव है। मुझे लगता है कांग्रेस की ये पुरानी नीति रही है कि वोट बैंक और डिविसिव वोट बैंक्स क्रिएट करें। किसी तरीके से हर 4-5 साल बाद जब चुनाव नज़दीक आए तो या तो कोई इंसेंटिव या कोई छोटी मोटी चीज़ें दे जिससे जनता लोभ में आ जाए, और या किसी तरीके से सेक्युलरिज्म की इस बोगी के नाम पे कुछ लोगों को डराने की कोशिश करें। मुझे लगता है इस बार हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ भी बड़े रूप में भाजपा और अपना एनडीए के साथ आ रही है। इस बार जनता इस बात से प्रभावित नहीं है, इस बार जनता ये गलत नारों से प्रभावित नहीं है। ये इलेक्शन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे लड़ा जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा पे लड़ा जाएगा, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने है, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने है। इस पे ये चुनाव की लड़ाई होगी। मिस्टर रविंदर, हाँ सॉरी, माइक दे दो इनको, रविंदर जी को, बाकी लोग भी सुन सकें। बोलिए, बिना माइक के बोलिए, आ गया तो बोल लीजिए। पीयूष जी, 2 छोटे छोटे सवाल है। एक है कि आपने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ की, आप वाजपेयी जी से भी काफ़ी करीबी रहे, उनको भी जानते हैं। एक सवाल यह है कि जो उमा जी ने भी उठाई है और देश की जनता भी जानना चाहती है आपसे कि अच्छे ओरेटर कौन है, वाजपेयी जी या नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा इसी से नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है कि नैन्सी पावेल उनसे मिली थी, और ये भी आ रही है कि नैन्सी पावेल को इसलिए हटाएगा क्योंकि मोदी और बीजेपी ने प्रेशर बनाया था अमेरिका के ऊपर। दोनों देखिए, हम सब, श्रीकांत जी, हम सब उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं जिससे वाजपेयी जी और नरेंद्र भाई भी आते हैं। अभी तक मेरे ऊपर ये आरोप हम सब पे लगता था कि आपके यहाँ पे सब वक्ता बड़े अच्छे निर्माण होते हैं, क्योंकि हमें एकदम बचपन से ही खड़ा कर दिया जाता है लोगों के सामने कि आप बोलना शुरू करो, आप भाषण दो, कोई विषय ले लो, कभी हिमालय पे भाषण दो, कभी अच्छी शिक्षा पे दो, कई विषय पे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बोलना सीखो। मुझे लगता है वाजपेयी जी का एक बहुत ही अद्भुत भाषण देने की शैली होती थी। मैंने कम से कम 400-500 तो उनके स्वयं भाषण सुने होंगे, और एक से बढ़ के एक लाजवाब। और नरेंद्र भाई के भाषण भी मुझे सुनने का मौका मिला है। उनका अपना एक स्टाइल है, उनका एक अपनी प्रभावशाली तरीका है, वो जिस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, जिस प्रकार से वो विकास को लोगों के सामने रखते हैं, जिस प्रकार से वो विषयों को जोड़ के एक पूरा वेब क्रिएट करते हैं। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर यूनिक एंड ईच वन एक्सेल्स as good as the other. In fact, we are proud that we have finally found a leader of the caliber of Shri Narendra Modi, जो अपने कार्य से, जैसे वाजपेयी जी ने किया था, अपनी वाणी से जिस प्रकार से वाजपेयी जी ने किया था, आज जनता के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। जहाँ तक नैन्सी पावेल जी का सवाल है, वो अमेरिका का अंदरूनी सवाल है। अब उनके अंदरूनी क्या विषय थे, हम पहले से सुन रहे थे, कुछ जानकारियाँ आ रही थी कि शायद वहाँ पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अब वो क्योंकि यहाँ मिलने आई, वो तो उस समय पे उनकी
उनकी पद के हिसाब से आई थी। अब उसके बाद हुआ, उसके पहले हुआ, वो तो आपको अमेरिकन सरकार ही बता सकेगी, हमें अमेरिकन सरकार की जानकारी नहीं है। पीयूष जी, आपका हो चुका माइक। हाँ, पीयूष जी, मेरा सवाल ये था कि कल अरुण जेटली ने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अब तो कोर्ट का भी निर्णय आ गया है। मेरे ख्याल से वो विषय हैज कम टू एन एंड, इट्स कम टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। कुछ मित्रों को वो विषय जगा के रखना है, कुछ मित्रों को उस विषय के आगे जाना ही नहीं है, वो आपका अधिकार है। पर मुझे लगता है देश बहुत आगे बढ़ गया है। मुझे लगता है पूरी देश के सामने ये स्पष्ट हो गया है कि श्री नरेंद्र मोदी का उन दंगों में कोई हाथ नहीं था। वास्तव में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, और जो हमने सब प्रमाण देखे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। और अब सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया है। दैट इशू इज ओवर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। Okay, was Uma Bharti's candidature from Raebareli stalled by Amit Shah? Was there a suggestion that no other leader other than Narendra Modi should be given 2 seats to contest? आई थिंक ये विषय तो ऑलरेडी चर्चा में आ चुका है, इसका जवाब भी दिया गया है, और ऐसा कभी कोई मापदंड नहीं होता है इन चीज़ों में। पीयूष जी, आज मोदी साहब के हेलीकॉप्टर को बरेली में काफ़ी समय तक रोका गया, क्या लगता है कि कांग्रेस की साजिश चल रही है? देखिए, आज सुबह ये प्रश्न आया, ये हमें समस्या आई। मोदी जी आज हर रोज 4, 5, 6 कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। 5 बजे सुबह उनका कार्य शुरू होता है, और पूरे दिन देश में इतनी डिमांड है कि कोई एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जो हमें बिना मोदी जी को भेजे संतुष्ट है। हमें उन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मोदी जी स्वयं इतना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी है कि एक डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन हो रहा है। डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करते हुए उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनकी सुविधाएं, उनकी सुरक्षा और उनका जो कार्यक्रम है वो सही समय पे चल सके, उसमें सरकार भी पूरी तरीके से सहयोग करे। इट विल बी इन वेरी बैड टेस्ट कि अगर छोटे छोटे ये इनडायरेक्ट प्रहार सरकार करे कि मोदी जी की मीटिंग लेट हो जाए, मोदी जी समय पे पहुंच नहीं पाए, या 10 बजे रात तक उनके सब काम हो नहीं पाए, प्रोग्राम हो नहीं पाए। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय में सरकार भी एक तरीके से प्रोएक्टिवली रिस्पेक्ट करे, और चुनाव आयोग इसके ऊपर छानबीन करके जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं सरकारी अफसरों को, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हों, उन सबको ये बताए कि चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी रिकग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं का जो स्टार कैंपेनर्स की सूची दी जाती है, उन सभी के कार्यक्रमों में सरकार और सरकारी अफसर अच्छी तरीके से उसकी सुविधाजनक समय पे हो पाए ये व्यवस्था करें। Piyush ji, I'm Priyank from NewsX. You just said that the issue of Gujarat rights is over. But in an interview, Narendra Modi himself said that there was a political conspiracy behind Godhra. So why is this, different thoughts from BJP side or from Narendra Modi The law side? is taking its own course. That is the only state, Gujarat, where the law has rapidly taken its own course. Till today, 1984 riots, we have not heard of one judicial pronouncement because the government has not allowed that investigation to proceed. Was there a political So it is very conspiracy? clear that 1984 is still not investigated, but Mr. Modi has made sure and ensured there is a fair trial. Supreme Court has monitored it. I think that issue about picking up words is not material. That today the issues are of development and progress. We are demanding answers on that. पीयूष जी, आपने कहा कि बीजेपी और एनडीए को अपने दम पर बहुमत से ज़्यादा संख्या आएगी, पर जिस तरह से आपकी पार्टी में बाहर से आए हुए, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट मिला है, उससे बड़ा रिसेंटमेंट है। कई जगहों पर रिबेल कैंडिडेट्स हैं। आपको क्या लगता है कि इससे जो पार्टी का कितना नुकसान होगा इससे? देखिए, मैंने जब मिशन 272 प्लस इसी प्लेटफॉर्म पे शायद इसी कुर्सी से लॉन्च किया था 26 जुलाई 2013 में, तब कोई भी पत्रकार मित्र, कोई भी जर्नल, कोई भी न्यूज़पेपर,
टेलीविजन, कोई इस बात से सहमत नहीं था, उल्टे मेरे ऊपर टिप्पणियां होती थी। आज लगभग 6-8 महीने बाद ये स्थिति आ गई है कि किसी ने भी अभी इस विषय को कॉन्टेस्ट नहीं किया है कि बीजेपी फ्रंट रनर है, एनडीए फ्रंट रनर है और हमारी पार्टी और हमारा अलायंस सरकार बना सकता है और बनाने वाला है। आज ये आंकड़ों पे चर्चा हो सकती है, 230 होंगे, 250 होंगे, ये आप लोग सब आंकड़ों पे करो। हमें अपनी जो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले 10, 12, 15 दिनों में जो रफ्तार से कैंपेन चल रहा है उसमें आप सबको दिखेगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए जा रही है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों का प्रभाव कम होते जा रहा है। आप जिधर भी जाएं देश में आपको दिख रहा है कि प्रभाव कम होते जा रहा है। ये भी है परिस्थिति के अन्य दलों के कुछ अच्छे लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। कई लोगों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि अच्छी सरकार आने वाली है, हम कई वर्ष भ्रम में रहे, हम इस भ्रम से निकलना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं। कई लोगों ने अपनी सिटिंग राज्यसभा सीट भी त्याग दी। दे हैव रिजाइंड फ्रॉम सिटिंग राज्यसभा सीट्स एंड जॉइंड द बीजेपी विदाउट इवन गेटिंग अ सीट। अब इस प्रकार का जब लहर है, ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ जगहों पे कुछ विषय पे चर्चा भी होगी, पर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में लोग खुश हैं अपने कैंडिडेट से, टिकट से, और ये मुझे लगता है लहर बढ़ते जा रही है दिन पे दिन। अनामिका, मुझे लगता है हमारे कोई नेता ने कोई अपशब्द नहीं कहा है और हमारे नेताओं ने बड़ी सब्रता से इस चुनाव के पूरे कैंपेन को चलाया है। हमने कभी मौत के सौदागर जैसे स्टेटमेंट्स या खून की नदियां या जो अभी नरेंद्र मोदी जी पे प्रहार हुआ कांग्रेस द्वारा कि उनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाएगा, चॉप टू पीसेस, मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस्तेमाल की है। जिस प्रकार की भाषा छोटे दल, कुछ जो रीजनल आपके दिल्ली के दल हैं, उनके नेताओं ने इस्तेमाल की है, वो भी आपके सामने है। मुझे लगता है अगर डिग्निफाइड कैंपेन का अगर कोई मिसाल है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने जनता के समीप रखा है। पीयूष जी, मेरा एक सवाल है। राधिका जी विल कम टू यू, माइक दे दो राधिका जी को, उसके बाद इनका सवाल ले लेंगे। आकित किया आपका। हाँ हाँ, Well, I'm not aware of any discussions that took place. There was some speculation in the media about it, but to the best of my knowledge, the Shiv Sena, the Shetkari Sangatna of Mr. Raju Shetty, the RPI Athavale, and the BJP have a very strong alliance in Maharashtra. We are fairly confident of exceeding 35 seats in Maharashtra as an alliance, and I don't think we are open to any new alliances in Maharashtra. जी, पीयूष जी, न्यूज़ नेशन से हूँ मैं। समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी ने कहा है कि वो बोगस मतदान करने की उन्होंने अपील करी है। भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लेती है इसको? कांग्रेस के और उनके अन्य दलों ने, समाजवादी भी लगभग कांग्रेस के साथ ही सहायता करती रही है, उनकी सहयोगी दल है आज केंद्र सरकार में। एनसीपी उनकी दूसरी सहयोगी दल है महाराष्ट्र में। मुझे तो अभी लगता है चुनाव आयोग को पुराने भी परिणाम देखने चाहिए कि किस प्रकार से इनको पुरानी भी विजय मिली है। शायद ये इनकी मनोवृत्ति है, शायद दिस इज देयर माइंडसेट, and I'm quite sure probably in the past also this is what they have been indulging in. I hope the election commission will take serious note of this. राधिका जी आपका सवाल। You take mic. Take the mic now. Let everybody hear what you have to say. Nothing. It was a first April joke, because if you turned inside, it was described as an April Fool joke. This is not your question. About Anna Hazare speaking to. Okay. We did not know that. Thank you for your clarification. पीयूष जी, well, I'm extremely delighted you asked me that because that's my core competence. The two issues you raised was joblessness and inflation.
very clearly, the BJP has a track record. When we were running the government as NDA, we created over 6 crore jobs in our short span of 6 years. Whereas the UPA, in its first 5 years, was able to create only 27 lakh jobs. These are not my statistics, gentlemen, ladies and gentlemen. These are statistics from the government's website, from the government data on NSSO. 27 lakh jobs in the first 5 years of the UPA as against 6 crores under Mr. Vajpayee. It's very clear the UPA was enjoying the fruit of what Mr. Vajpayee had done in terms of fiscal consolidation, in terms of bringing the economy to a strong trajectory of growth, in bringing down interest rates. The bank rate came down under Mr. Vajpayee from 12.01% to 5.71%, less than half. Inflation came down from double digit to about 2 or 3%, consumer price inflation. We have a track record. And how do we do that? We address the supply side for inflation. We have in mind a price stabilization fund, which will affect and assist us both to address the woes of the farmer in the event of a bumper crop where he does not get a good price for his produce, or it will help the consumer if there is a shortage of a product in the market. A price stabilization fund works both ways. And Mr. Narendra Modi gave this suggestion to the Honorable Prime Minister when the Narendra Modi committee sat and deliberated on how to address the issue of rapidly increasing food prices. Unfortunately, between 2011 and today, not one of his recommendations has been taken seriously or implemented by the Congress government. We are very clear that inflation can only be tackled with a two-pronged strategy. You have to address the supply side constraints. You have to ensure adequate supply of food articles, adequate supply of all the manufacturing raw materials so that prices can be kept under control. Second, interest rate intervention has to be selective. If a person is misusing low rate of interest for hoarding, we can use an increased interest rate to ensure that that money doesn't come cheap. But a small-scale industrialist, a student who's going for studies, who's going to engineering college, a small entrepreneur who wants to set up maybe a reddy, a hawker who wants to set up a reddy, or a small retailer whose turnover is 2 lakh, 3 lakh a month. Now, these are not the type of people who should be made to pay 13, 14, and even 18% interest, which today banks are charging. I think you have heard the Reserve Bank governors, 2 in succession, Mr. Subbarao and Mr. Rajan, appealing to the government to take proactive measures to address inflation and saying mere monetary policy intervention cannot sort out inflation. We have a clear roadmap how we will address the issues of inflation, and we are fairly confident we will rapidly be able to give some relief to the common man. In terms of joblessness, we saw under the UPA consumer-driven growth in the first 5 years and complete policy paralysis in the next 4 years, 4.5 years. They did try to wake up in the last 6 months, but we saw after Rajasthan that the public does not get satisfied with these last-minute doses. As it is, that dose hasn't worked. When we asked the government, out of the projects you have cleared, how many have actually started being implemented on the ground? The figure was 0. And obviously, you can't have implementation unless all the approvals are in place, not by 1 or 2 approvals. You can't have implementation when bank loans have lapsed. You can't have implementation if the government of India, Ministry of Finance, gives you a directive, don't lend to any company where there is an NPA. You can't have the investment cycle back if an investigative agency director says that I'm going to investigate all the loans which have gone bad. We'll have to differentiate between mala fide and bona fide. I think it is necessary that the government addresses the problem of adequate funding of projects. We made it to have some sort of a investment fund, some sort of a support to revive these projects, like we saw in the West in 2008, 2009. There are specific ways by which we believe manufacturing can once again be revived. We believe tourism is another very powerful job-creating area.
India lags behind the world in tourism. There is huge potential for at least 70 to 80 million jobs in tourism alone. Mr. Vajpayee had gone in for a massive infrastructure program, and you saw highways, railway lines, ports, airports, all of them growing. I think infrastructure can give tremendous boost, not only to the other peripheral industries, but also to job creation. And finally, housing is a big area. It's the need of the hour. We need at least 100 million homes to house the poor, to house the economically weaker sections. I think affordable housing is another major area which will not only improve the quality of life of our people, but which could itself create another 15 or 20 million jobs. We have our agenda very clear, how we are going to create new jobs and how we are going to bring relief to the common man. All the 400 projects that are stuck under this government, some of which they claim to have cleared but are still not started, we have a clear vision how these 400 projects worth 18 lakh crores of investment will be moved into implementation, how the policy logjam, how the policy paralysis will be addressed, and how we can do all of this with integrity, with honest leadership, in a transparent manner. I'm just, going ahead with the question that was just asked. Sir, Mr. Goel, most of the markets, we have seen the research reports internationally, domestically. They are probably hoping the BJP to come to power and believing that it has a magic wand to turn things around. The manifesto, which are the promises, the concrete promises that the BJP is set to offer, do you think you've pushed it a little too far ahead because we're still awaiting it? It's about another 7 days and we are getting into the first phase of election. That's my first question. Second, as far as, taking from the point of Mr. Chidambaram, also sort of admitting that retrospective taxation is what has hit the markets, the FDI coming in. Would there be any concrete points as far as FDI and the taxation that the BJP's manifesto would be offering? Thank you. Thank you, ma'am. As regards the manifesto, I would like to mention that we have a very eminent economist, Dr. Murli Manohar Joshi, a very senior leader of the party, former president, former union minister. He has taken great pains to come out with a manifesto which is practical, which is doable, and which is fundable. He's a very cautious person. When he makes any promise, when he makes any comment in his manifesto, he wants to be sure it is implementable and does not want it to be like a clone of the Congress manifesto, which said nothing beyond promising some rights. I think the BJP manifesto will set guiding principles of how we will set the economy back on track, how jobs will be created, how price rise will be tackled, how the economic revival will be taken up on an urgent mission mode. And I'm sure when you are coming out with a robust document like the one Dr. Joshi is putting in, burning the midnight oil to prepare, it does take a little time. He crowdsources suggestions from over 42,000 people. He met delegations of every sector personally to hear their views. I think in an overall analysis, you'll come up with a manifesto which is certainly going to excite the common man and all of you into a better and a brighter future for India. As regards taxation, once we get into government, I'm sure the new finance minister will be able to take it up more correctly in the correct perspective with facts and figures. But I can tell you, our credo is going to be rationalization and simplification of taxes. I believe the harassment of the common taxpayer, I believe the multiplicity of agencies which are creating problems for the taxpayers, whether they are international investors, whether they are domestic investors, or whether they are the common man paying taxes on his income of 3 lakhs and 5 lakhs and 10 lakhs. I think everybody is being harassed ad nauseum. It is time this harassment comes to an end. It is time the government makes tax laws simple. The finance minister for the last 2 years has been promising us a simplified direct tax code. We have yet to see what happened to it. I have with me a document. I would urge all of you to have a look at it. It's the implementation of budget promises. And if you see what this government has done, they have barely been able to implement any of their budget promises.
The direct tax code was to come 2 years ago. We've still not seen light of day. The Companies Act, which was supposed to be simplified, has only been made more complicated. It has now some 334 deemed provisions on which there's rule-making and regulatory powers. So bureaucrats are going to run now lawmaking rather than parliament. I think our government will address these issues in a more holistic fashion. They'll address these issues considering the actual harassment and problems that common man is facing. We'll address the issues of taxation. We'll address the issues of the harassment of foreign investors and domestic investors as we come into government. It's very difficult to make comments on the manifesto till it comes out. Please. The RBI today, in its bi-monthly monetary policy statement today, did keep the key rates unchanged today. As also it has taken steps to flush in more liquidity to contain volatility in the market. It has also projected 5.5% economic growth for FY15. How do you look at it? Is it achievable if you come to power? Well, I can tell you we will exceed that when we come to power. But the fact of life is the RBI possibly has maintained the rates considering the fact that we'll have a better government coming into power. But otherwise, looking at the current economic situation and their own track record, there was a risk that they may increase the rates. I think I'm glad that Dr. Rajan has not increased the rates and has allowed the new government to take some measures to actually sort out the mess that we have in the central government. I can assure you, we will bring out credible steps, not only to achieve 5.5, which RBI has modestly projected, we will do far better than that. I can also assure you that we will work towards a plan, as I mentioned to the gentleman, to once again get the investment cycle back on track, get jobs created and empower the common man. सुलेखा जी, माइक प्लीज ले लीजिए. मोदी लहर है, महाराष्ट्र में आप 30 प्लस सीट 35 प्लस मैडम. 5 प्लस 35 प्लस 35 प्लस सीट्स जीतेंगे. आप मुंबई से आते हैं. मुंबई में शिवसेना बीजेपी के अलायंस का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा? बहुत अच्छा है. मेरे ख्याल से हम तो 6 की 6 सीट और थाना जोड़ लें तो 7 जीतने के स्थिति में है आज के दिन. आप जाके सामान्य नागरिक से पूछिए मुंबई की, उनके सांसदों का किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है. मैं स्वयं मुंबई से हूँ. हमने देखा है कि सांसदों ने कितने प्रश्न उठाए, कितने प्रश्नों का समाधान किया, किस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने खुद के राज्य सरकार के कोई प्रपोजल क्लियर नहीं किए. हमें हर सेशन के पहले चीफ मिनिस्टर बुलाते थे और वही 50 प्रश्न बताते थे जो उनकी केंद्र सरकार नहीं कर रही है. अब जब खुद की राज्य सरकार है, खुद की केंद्र सरकार है और वो मुख्यमंत्री अपने कोई काम नहीं करा पाता, तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आठवले और राजू शेट्टे के जाएंगे और आप राज्य में भी एक नई सरकार, अक्टूबर में जब चुनाव आएंगे, आप राज्य में भी एक नई सरकार देखेंगे. पीयूष जी देश के एजेंडे पे. हाँ, शायद मेरे से मिस आउट हो गया. आई एम सॉरी. आई एम सॉरी, आई मिस्ड इट आउट. 5 पार्टी अलायंस है. पीयूष जी, ये एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट रेट अभी 11 पॉइंट समथिंग है और कार के लोन पे 8% इंटरेस्ट रेट है. क्या ये जस्टिफाई है? अगर जस्टिफाई नहीं है तो क्या भाजपा अपने मैनिफेस्टो में इसे कम करने का कोई? मैं एकदम आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ. कार लोन्स 8% होना और एजुकेशन लोन 11-12 और कई जगह पे तो लोन मिलता ही नहीं है. कार लोन के लिए तो सामने से आपके पास आके देते हैं, एजुकेशन लोन के लिए आपको धक्के खिलाते हैं. मैं पूरी तरीके से विश्वास दिला सकता हूँ कि ये नेताओं के संज्ञान में है और इसके ऊपर पूरी गंभीरता से, और ये भी विश्वास दिला सकता हूँ कि स्टूडेंट लोन जरूर कार लोन से सस्ता होगा. पीयूष जी, मेरा सवाल है, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि तमाम जो गलत मुद्दे हैं उनको जनता भूल चुकी है. इस बार मुद्दा विकास है, प्रगति है. नहीं, मैंने ये नहीं कहा गलत मुद्दे. जो कुछ अफवाहें कुछ लोग फैलाते थे, वो गलत अफवाहें जनता भूल चुकी है. कौन कौन सी ऐसी अफवाहें थी जो लोग फैलाते थे जो गलत थी,
और क्या राम जन्मभूमि का जो अफवाह थी वो भी गलत थी? वो तो आप लोग जाने। आज तो कोर्ट ने भी रूलिंग दे दिया राम जन्मभूमि के ऊपर। फुल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज गिवन अ रूलिंग। आज हर एक विषय पे मुझे लगता है बीजेपी और एनडीए और हमारे नेता क्लियर्ड हैं। आज विषय देश के सामने विकास और प्रगति है, वो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। Can you tell us about the status of your alliance or prospective alliance with the TDP? You know, talks were on since yesterday and it was supposed to be announced today. But see, well, it's a very obvious sign that the BJP is gaining allies, whereas the Congress and the UP are losing allies. Congress had gone in for a promise of an alliance in Telangana. Now even their alliance partner doesn't want to ally with them anymore. I think it's a sign of the coming times. People are realizing that the BJP led by Shri Narendra Modi is the only true alternative which can give good governance. And I think all allies are talking to us. We are talking to them. Very soon you will hear in the matter. I am not a part of the discussion, so I'm not personally aware of that. But I think discussions are going on and you will very soon hear. Either way, the BJP stands on a very strong footing. We are going to be having a significant presence in both regions, in the new Andhra Pradesh and the Telangana region, and Simandra, Rayalaseema, which is now called Andhra Pradesh, and Telangana. Both are looking for a decisive, strong leader who will solve the problems of both regions, who will be fair and give equitable justice to both regions, who will provide for their safety and security, and also sort out the problems of infrastructure, water, power, the problems that both regions are facing. Today, the only party which held a principled stand on that subject was the BJP. And I myself went to Hyderabad 10 days ago, and I saw the enthusiasm over there. And I believe you will see both regions giving a thumbs up to the BJP. That was decided last minute, or was enough thought given to it because the Jat reservation announcement came just before elections? Well, we have seen the Congress resort to such tactics far too often. They promise something, they do not act on their promises, and then at the last minute they do a patch-up job to try and fool the people. Fortunately, the Indian people are now smart. As I said earlier, you saw in Rajasthan what happened. A government which tried to do some patch-up repairs to their bad performance in the last few months was outrightly rejected by the people. And over 80% of the seats were won by the Bharatiya Janata Party, led by Vasundhara Raje. In the center, I think you will see a similar decisive verdict, outrightly rejecting the Congress and these small parties which are claiming that they have now to only fight Mr. Modi in unholy nexus and unholy alliances. The people will not forgive them, and people are looking for good times ahead. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much.